नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। और इस बार हम दृष्टिपात करने वाले हैं चीन पर और भारत के पड़ोस पर। चीन पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी रही थी पिछले वर्ष 2020 में, और साल के अंत में फिर एक बार चीन की तरफ सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया। उसके कई कारण थे। 2020 में साल के शुरुआत में कोरोना वायरस जो फैला था सारी दुनिया भर में, तबाही मचाता हुआ, वो निकला था वुहान की एक प्रयोगशाला से। और कई लोगों को शक था कि ये शायद जैविक युद्ध का एक प्रयोग था जो बेकाबू हो गया था, और या कई लोगों को लगता था कि चीनियों की जो खाने पीने की आदत है, जो खाना पीना जंगली जानवरों का करते हैं, उससे ये वायरस शायद मानव जाति में संक्रमित हुआ था। एक और शक भी लोगों को था कि चीन ने क्या अपनी राजनीतिक ताकत का प्रयोग कर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को इस बात के लिए मजबूर किया था कि वो पहले वैश्विक महामारी की घोषणा न करे, इसे एक आपातकाल न करे, और चीन को यह मौका मिल जाए कि यदि वो इस पर काबू पा सकता है तो काबू पा ले। पूरे 2020 में वुहान की दुर्घटना के बाद चीन का दावा हमेशा ये रहा था कि उसने जो तालाबंदी की है, घरबंदी की है, सख्ती से अनुशासन किया है, तो उसने इस वायरस पर काबू पा लिया है। तो ये चीन का दावा था, और लोगों को लगता था कि चीन से आने वाले सभी आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। मगर कुल मिलाकर जिस तरह से चीन ने फिर ये लॉकआउट हटा लिया, अपने उद्योग धंधों को खोल लिया, उससे लोगों को लगा कि कुछ न कुछ तो चीन ऐसा कर रहा है जो शायद ठीक हो। वर्ष के अंत में जिस बात ने फिर चीन की ओर ध्यान केंद्रित किया, उसके दो कारण थे। जनवरी का महीना शुरू होने के पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, लगभग साल के अंतिम दिन, चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए यूरोपीय समुदाय के साथ, जिसमें उसके साथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, यूरोपीय समुदाय का दबाव चीन के ऊपर इस बात के लिए था कि वो स्वीकार करे कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए वो जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, सतर्क रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। और ये उगेर सिंकियांग प्रांत में मुसलमानों का मामला हो या जनतांत्रिक प्रदर्शनकारियों के बर्बर दमन का हांगकांग में। मगर चीन ने इस बारे में कोई भरोसा नहीं दिलाया। उसने बार बार यूरोपीय समुदाय वालों को ये समझाने की कोशिश की कि इस समझौते पर, व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर न करना उनके हित में नहीं होगा। उनको आंख मूंद कर अमेरिका के सभी वाणिज्य युद्ध जो घोषणा उसने चीन के खिलाफ की थी, उस पर आचरण करने की जरूरत नहीं है। और इस समझौते को लेकर एक थोड़ा विवाद यूरोपीय समुदाय के सदस्यों में भी हुआ। उन्हें लगा कि फ्रांस और जर्मनी, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना की चपेट में जो उनकी अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, उसको दूर करने के लिए चीन के साथ आर्थिक सहकार के लिए तैयार हो रहे हैं। और उन्होंने एक प्रकार से चीन के भयादोहन के आगे घुटने टेक लिए हैं। और जहां तक मानवाधिकारों वाला प्रश्न था, उनको लगता था कि चीन ने तो वो जानबूझकर उलझाने के लिए मामला सामने रखा था, और यूरोपीय समुदाय ने भी उस मामले को सीधे सामने रखा था। क्योंकि जहां तक मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न है, उल्लंघन का प्रश्न है, जो कुछ घटा है अमेरिका में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर्स वाला मामला था या दक्षिणपंथी आतंकवाद का विस्फोट था, तो शायद कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि उसके हाथ मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपराध से, के रक्त से रंजित नहीं है या ढके नहीं है। तो ये पक्ष तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये था कि जनवरी महीने में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस निरीक्षण टीम ने चीन का दौरा शुरू किया, जिसको थोड़े प्रतिरोध के बाद चीन ने स्वीकार किया था कि वो आकर जांच करे कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में वुहान में प्रयोगशाला से कोरोना वायरस बाहर निकल के आया था। ये लापरवाही थी, ये सोची समझी साजिश थी, या एक असफलता थी प्रशासन की, जिसको लगा था उस वक्त की चीन की छवि धूमिल होगी, और इन्होंने ये सारे राजनयिक प्रयत्न किए। शुरुआत में जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की निरीक्षण टीम विशेषज्ञों की जा रही थी, उस समय एक अचानक घटना और घटी। जनवरी के महीने में दूसरी लहर संक्रमण की उठी चीन में, और चीन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसका जो दावा था कि उसने कोरोना वायरस पर पूरी तरह काबू पा लिया है, उसको शायद जल्दबाजी में ये घोषणा की गई थी। और इस बार जो संक्रमण हुआ वो बीजिंग से जुड़ा राजधानी के निकट जो प्रदेश है, हेबेई प्रदेश, वहाँ ये हुआ। और ये काफ़ी संक्रमण तेज़ भी था और जानलेवा भी था। और लोगों को एक चिंता ये भी थी कि वर्ष के अंत तक ये बात स्पष्ट हो रही थी कि कोरोना वायरस की
अनेक रूपांतर हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक उसका वायरस का म्यूटेंट निकला है, एक प्रतिरूप निकला है, ऐसा एक ब्राज़ील में निकला है, ऐसा ही एक यूनाइटेड किंगडम में निकला है। और इनकी प्रतिरोध क्षमता वैक्सीन के प्रति कैसी होगी कोई जान नहीं सकता था। और इटली और जहाँ ऐसे देश पुर्तगाल हैं जहाँ की जनसंख्या की आबादी की उम्र ज़्यादा है, जिनकी प्रतिरोध क्षमता पहले कम है, और जो छोटे देश हैं आबादी वाले मगर संपन्न देश हैं, वो आदी भी नहीं है इस तरह की महामारियों के झेलने के। तो ये कोई संयोग नहीं है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों का संक्रमण हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, मगर ये आंकड़ा आंका जाता है कि कुल विश्व में जितना संक्रमण है उसका लगभग 1/4 हिस्सा अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में मिलाकर उससे ज़्यादा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की टोली जो चीन में निरीक्षण के लिए गई वो इन सब मामलों की पड़ताल कर रही थी, मगर चीन ने उनको पहले तो कुछ देर के लिए टाला, फिर ये अनुरोध किया कि इस टीम के 2 सदस्य कम से कम क्वारंटाइन के कारण सिंगापुर में रुक जाएं। और अंततः जब पहुंचे तो उस टीम ने स्वीकार किया कि इस काम में काफ़ी देर लग सकती है, काफ़ी समय लग सकता है कि ये तय किया जा सके कि पहले पहल कोविड-19 का वायरस कहाँ से निकला, कैसे फैला आदि। इसमें किसी की लापरवाही थी या एक संयोग था या एक दुर्घटना भर थी। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि चीन ने इस पूरी समस्या का फायदा उठाते हुए अपनी एक जिसे सौम्य राजनीति कहते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं, वो वैक्सीन राजनीति के द्वारा करने की कोशिश की है। और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है कि जब दुनिया के संपन्न देश इस बात के झगड़े में थे कि वो पहले सारी वैक्सीन खरीद के अपने नागरिकों के लिए खरीद लें, अमेरिका ने लगभग ये कह दिया था कि वो 3/4 वैक्सीन जो दुनिया भर में बन रही है उसकी खोज के लिए, अन्वेषण के लिए उसने पूंजी लगाई है, तो पहला अधिकार उसका उसके लिए है। और WHO को ये कहने पर विवश होना पड़ा, यदि सारे संपन्न देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन समुदाय हो, यदि इस वैक्सीन को इस तरह हथियाने की कोशिश करेंगे तो किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि गरीब देशों को यदि वैक्सीन नहीं मिल पाएगी तो संक्रमण समाप्त नहीं होगा। और जब तक दुनिया में संक्रमण शेष रहेगा तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज अपने को निरापद नहीं समझ सकता है। अब यहाँ रोचक विषय ये है कि इन्हीं दिनों साल के अंत में, जनवरी के शुरू में यूरोपीय समुदाय में इसको लेकर फूट पड़ गई थी कि एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन थी, उस कंपनी ने पहले जितनी मात्रा में वैक्सीन की डोजेस देने का वादा किया था यूरोपियन समुदाय को, उसने एकाएक ये कहा कि उसकी लगभग 1/4 1/3 ही वो देने की स्थिति में होगी, क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन आदि हुए थे उसमें उनकी कई जो उत्पादन इकाइयां थी उनमें काम ठीक से नहीं हो पाया था। अब यूरोपीय समुदाय वालों का हट ये था कि जो इस कंपनी के उत्पादन इकाइयां यूरोप में हैं वो निर्यात नहीं होने देंगे उनका दूसरे देशों को जब तक यूरोपीय देशों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। उसी तरह का कुछ दावा अमेरिका का था। तो ये जो वैक्सीन राष्ट्रीयता का टकराव था उसका भरपूर फायदा चीन ने शी जिनपिंग के नेतृत्व में जनवरी के महीने में उठाया। उन्होंने चीनी वैक्सीन, जिसके बारे में पहले तरह तरह की आशंकाएं और संदेह प्रकट किए जा रहे थे कि इसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई है, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, मगर चीन ने जिस रियायती मूल्य पर इस वैक्सीन को सुलभ कराया गरीब देशों को, वो फिलीपींस हो या वो दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया जैसे देश हों, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफ्रीका के देश हों या फिर लैटिन अमेरिका के देश हों, तो इन सब जगह चीन को अपना सद्भाव प्रदर्शित करने का मौका मिला। और या तो उस पर आश्रित जो देश हैं, पाकिस्तान शरीक है, या जो वो देश हैं जो उसके ऋण के बोझ के तले दबे हुए हैं, उन सब के लिए इसका फायदा चीन तत्काल उठा सका। चीन ने एक और बात जो बहुत स्पष्ट की है इस पूरे घटनाक्रम से, वो ये है कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए भूमंडलीकरण के दौर में कितनी आसानी से, कितनी सफलता से दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को के भीतर घुसपैठ हासिल कर ली है, जिनमें अमेरिका का उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है। वो यूरोपीय समुदाय के देशों में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, फ्रांस हो या जर्मनी हो, वो इसमें शामिल है। लगभग ऐसी स्थिति ग्रेट ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की रही हुई है। और ब्रेक्सिट के बाद चीन को ये मौका मिला है कि जो कुछ कठिनाई ब्रिटेन और यूरोपीय समुदाय के बीच में हो रही है उसका भी लाभ चीन उठा सकता है। और चीन ने अमेरिका की परेशानी को देखते हुए कि अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन शुरू से कहते रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता कोविड से लड़ने की है, उसके बाद देश में एकता, मलहम लगाने की है घावों पर, देश की एकता को बढ़ाने की है, और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अमेरिका की सक्रिय राजनीति को दोबारा ग्रहण करेंगे। मगर जब तक ये होगा तब तक चीन अपने पैर पसार चुका होगा दक्षिणी अमेरिका में और अफ्रीका में। चीन ने
पिछले महीने में जो 2-3 और काफ़ी दूरदर्शी तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसमें भू राजनीतिक कारण है। भले ही भारत के साथ उसकी मुठभेड़ गलवान घाटी में, लद्दाख में जून में हो गई थी, तब से अब तक 9-10 वार्ताओं के दौर हो चुके हैं, मगर चीन हटा कभी नहीं है। इसी बीच ये प्रकट हुआ वर्ष के अंत में और जनवरी के शुरू में इस वर्ष के, कि चीन ने 4-5 किलोमीटर भीतर घुसकर अरुणाचल प्रदेश में एक 100 घरों वाला गांव या बस्ती बसा ली है। और भले ही भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसियां आज ये कहती रहे कि हमें इस बात की जानकारी थी, मगर जानकारी थी तो आपने इसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया था? हमने भले ही लद्दाख वाले मोर्चे पर बड़े पैमाने पर अपनी सेना की तैनाती कर दी है, उपकरण पहुंचा दिए हैं, हम लंबे मुकाबले के लिए, मुठभेड़ के लिए तैयार हैं, मगर चीन बड़े कौशल से क्या करता है कि एक जगह दबाव बढ़ाता है, जब उसका प्रतिरोध होता है तो वो मोर्चा बदल देता है और दूसरी जगह दबाव बढ़ाता है। जब अरुणाचल के बारे में बातचीत हुई तो चीन ने स्पष्ट, उसके राजनयिक सूत्रों ने कहा कि हमने तो इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता कभी छोड़ी नहीं थी, हमारे अनुसार तो ये तिब्बत का एक हिस्सा है और भारत सरकार इसको नाजायज कब्जा करके बैठी हुई है। ऐसा ही कुछ जब सिक्किम में डोकलाम में हुआ था, जिसको चीन ने अपनी भूमि कभी नहीं बतलाया था, मगर वहाँ एक संगम था, एक त्रिवेणी थी, भारत की भूमि, भूटान की भूमि और तिब्बत और चीन की भूमि एक तरह से मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें चीन ये करता है कि जब उसको लगता है कि दक्षिण चीनी सागर में उसके प्रसार और आक्रमणकारी तेवरों पर अमेरिका का प्रतिरोध हो रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थोड़े आशंकित हैं, तो वो दक्षिण एशिया की तरफ चला जाता है। जब दक्षिण एशिया में उसे लगता है कि भारत प्रतिरोध कर रहा है या भारत की मदद अन्य बड़ी शक्तियां राजनीतिक कर रही हैं, सैनिक साथ सामान उसे सुलभ कराने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो एक बार लौटकर उत्तरी पूर्वी एशिया की तरफ चला जाता है। चीन ने निरंतर दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में ये कोशिश की है कि उसका दबाव निरंतर बढ़ता रहे ताइवान पर, उसका दबाव बढ़ता रहे जापान पर और दक्षिणी कोरिया पर। अब यहाँ 2-3 बातें विचारणीय हैं। शी जिनपिंग ये दुस्साहस करने की स्थिति में इसलिए हैं, उन्हें लगता है कि ट्रंप के बाद जब बाइडेन आएंगे तो भले ही बाइडेन ने कहा है कि वो चीन को ही अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, मगर वो उसको शत्रु के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे, प्रतिद्वंदी के रूप में देखना पसंद करेंगे और आर्थिक क्रियाकलाप को जहाँ तक संभव होगा संतुलित तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। वो चीन के सामने झुकेंगे नहीं, मगर उस तरह के जुझारू तेवर भी नहीं दिखलाएंगे जैसा ट्रंप बिना सोचे समझे दूरदर्शिता से करते थे। इसमें चीन को जो शय मिली है वो इस कारण है कि जापान में शिंजो एबे ने पदत्याग कर दिया। उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें न तो वो करिश्मा है, न उतना हौसला है कि वो चीन से सीधे सीधे मुठभेड़ की बात कर सकें। और ताइवान में जो वर्तमान सरकार है, इसके पहले वाली सरकार के जो अध्यक्ष थे, उनके बड़े अच्छे संबंध चीन के साथ थे, तो चीन कोई दबाव नहीं डालता था। मगर जो वर्तमान सरकार है वो उस पार्टी की है जो ताइवान की आज़ादी का समर्थन करती है। तो चीन को बारंबार ही कहना पड़ता है कि ताइवान अंततः चीन का ही एक हिस्सा है और वो यदि चाहे, यदि सारे अन्य उपकरण असफल हो गए, संवाद, राजनयिक परामर्श आदि, तो सैनिक बल के प्रयोग से भी उसका विलय चीन में कर सकता है। जहाँ तक बाइडेन का प्रश्न है, उन्होंने सत्ता ग्रहण करने के बाद ये बात दोहराई है कि अमेरिका एक ही चीन की नीति में विश्वास करता है, अर्थात वो साम्यवादी चीन को, जनवादी चीन को पूरी चीन की भूमिका स्वामी मानता है। भले अपने राष्ट्रीय और सामरिक हितों के कारण, आर्थिक और सामरिक हितों के कारण वो ताइवान को समर्थन देता रहेगा। ताइवान के साथ उसके सामान्य राजनयिक संबंध नहीं है, वहाँ अमेरिका का दूतावास नहीं है। ताइवान का एक वाणिज्य दूतावास अमेरिका में है, ऐसा एक वाणिज्य कार्यालय अमेरिका का ताइवान में है। मगर ताइवान की जो तकनीकी प्रगति है वो चिप उत्पादन में हो, कंप्यूटर चिप उत्पादन में हो, या दक्षिण कोरिया की जो क्षमता LCD स्क्रीन बनाने में है, इन सब का अमेरिका की सप्लाई चेन के साथ घनिष्ठ संबंध है और अमेरिका इसको असंतुलित नहीं करना चाहता है। मगर इसके साथ ही एक बात यह है कि भले ही कुछ हम कहें, जहाँ एक और चीन ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी अपनी अर्थव्यवस्था को एक सीमा के नीचे नहीं गिरने दिया है, जहाँ सारे विश्व की बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ी हैं, मंदी के दौर में हैं, चीन अकेला एक ऐसा देश है, बड़ी ताकत है जिसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी तो है मगर उसमें ऋणात्मक वृद्धि नहीं हुई है। उसमें भले वो आंकड़ा राष्ट्रीय उत्पाद का घटा हो, आर्थिक विकास दर घटी हो, मगर 3.2 से 3.5 के बीच में उसने आखिरी तिमाही में पिछले वर्ष की ये दर दर्ज कराई थी। अब आप ये कुछ भी कहते रहें कि चीन के आंकड़ों पर विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है,
सच्चाई ये है कि चीन में काम करने वाली जो अमेरिकन कंपनियां हैं एप्पल जैसी, उन्होंने भी लगभग 1 अरब डॉलर प्रति माह का मुनाफा कमाया है इस दौरान। तो कहीं ना कहीं चीन में वास्तव में स्थिति उतनी दारुण नहीं है जितना उसके विरोधी सोचते हैं कि वहां चल रहा है। यहाँ 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है, जिसके लिए इतिहास के पन्ने पर रटना परमावश्यक है। ये सारी उपलब्धियां सिर्फ अकेले शी जिनपिंग की नहीं है। 1980 के अंतिम वर्ष में और 90 के दशक के आरंभ में डेंग शाओपिंग ने जिन आर्थिक सुधारों का वर्णन किया था, उसमें 4 महान आधुनिकीकरण थे और उन्होंने हांगकांग के उत्तर में एक छोटे से गांव शिंजिन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया था और सारी दुनिया के उद्यमियों को न्योता दिया था कि आप यहाँ आकर अपनी उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित करें। उन सबको लालच था चीन के बड़े बाजार का, चीन के सस्ते श्रमिकों का। समय बदलने के साथ सारी चीज़ें बदली हैं। चीन के श्रमिक जो कुशल कारीगर हैं, आज वो उतने सस्ते नहीं रह गए जितने SEZ योजना की शुरुआत में थे। आज ये भी इतना आसान नहीं रह गया है कि जो चीन का बड़ा बाजार था वो खुल गया हो पश्चिमी कंपनियों के लिए और उनको चीन के उत्पादन को अन्यत्र निर्यात कर बेचने की जरूरत पड़ती। मगर डेंग शाओपिंग ने और उनके उत्तराधिकारियों ने, जियांग जेमिन ने और हु जिनताओ ने, जिन्होंने 10-10 वर्ष तक शासन चीन में किया, ये भरोसा दिलाया था बाहर की कंपनियों को, पूंजी निवेशकों को, कि वहाँ के जो श्रमिक कानून होंगे वो श्रमिकों के हित से ज़्यादा निवेशकों के हित में होंगे। और इसी तरह जो पर्यावरण विषयक रोक टोक होती है उद्योगों के साथ, जो दूसरी जगह प्रदूषण पैदा करने के कारण नहीं अपना काम कर सकते हैं लाभप्रद तरीके से, वो भी चीन में उनको रियायत मिलेगी। और उनको ये भरोसा दिलाया गया था कि वो अपने मुनाफे को वापस अपने देश तक ले जाने में रहेंगे। चीन का लालच ये था कि जब ये कंपनियां वहाँ आएंगी तो वो बहुत आसानी से नकल कर सकेंगी उस कार्यशैली की, उस उत्पादन शैली की। और चीन के ऊपर ये आरोप निरंतर लगता रहा है कि वो पेटेंटों की चोरी करता है, वो नक्काली करता है। मगर कुल मिलाकर ये एक इस तरह की अंतर्निर्भरता चीन ने पैदा कर ली थी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कि आज बहुत आसानी से चीन को नकारने का, ठुकराने का काम शायद ही कोई कर सकता हो। मगर ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद एक तो अपने हाथ में तमाम तरह की सत्ता का केंद्रीकरण किया है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति हैं और वो सेना की जो एक आयोग होता है उसके अध्यक्ष भी हैं। इस तरह का केंद्रीकरण सत्ता का माओ के अलावा किसी के हाथ में नहीं था। आज महिमा मंडन किया जा रहा है शी जिनपिंग का, उनका कद बिल्कुल माओ के बराबर रखा जा रहा है। वो उनको एक देवत्व प्रदान किया जा रहा है, तरह तरह की मिथक उनके इर्द गिर्द गढ़े जा रहे हैं। मगर जो बात हमें याद रखनी है कि पिछले वर्ष में उन्होंने भी वो कुछ उस तरह के प्रयास किए हैं कि चीन के संविधान में इस तरह का संशोधन किया गया है, पार्टी के संविधान में इस तरह का संशोधन किया गया है। यदि शी जिनपिंग चाहें तो जब तक वो चाहें तब तक वो शासन कर सकते हैं। उनने किसी उत्तराधिकारी को या प्रतिद्वंदी को दूसरी या तीसरे पायदान पर भी अपने पास निकट आने का मौका नहीं दिया है। जिस व्यवस्था को वो चीन में लागू कर रहे हैं वो शायद राज्य द्वारा नियंत्रित पूंजीवाद है, जो वो मॉडल है जो पूंजीवाद का पश्चिमी मॉडल नहीं है। मगर जितनी बड़ी कंपनियां, जितनी निजी कंपनियां भी चीन में काम करती हैं, जिनमें प्रमुख कंपनी है जैक मा की अलीबाबा, जिसकी बहुत बड़ी उपस्थिति थी, वो बहुत बड़े खरबपति थे, मगर उनको तब तक आज़ादी दी जाती थी जब तक वो चीनी पूंजीपति के नाम पर पश्चिमी पूंजीपतियों को चुनौती दे सके। मगर जब वो ही अपने पंख पसारने लगे और ये सोचने लगे कि अब वो चीन की राजनीतिक व्यवस्था की, आर्थिक नियंत्रणों की कुछ आलोचना कर सकते हैं, तो तत्काल उनके पार कतर दिए जाते हैं, उनका कद बौना कर दिया जाता है और किसी भ्रष्टाचार के नाम पर या किसी और अभियोग पर ऐसे अरबपतियों को अनुशासित करना शी जिनपिंग बखूबी जानते हैं। और किसी को भी भ्रष्टाचार के नाम पर मृत्युदंड दिया जा सकता है, किसी को भी लंबा कारावास दिया जा सकता है। चीन को शी जिनपिंग ने ये बात दर्शा दी, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सिंकियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन या वंशनाशक अभियान चलाए जाने का उन पर कोई फ़र्क पड़ता है। उनको उन पर इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कितनी बर्बरता से हांगकांग के जनतांत्रिक आंदोलन की कमर तोड़ दी। और वो बहुत स्पष्ट भाव से कहते हैं दो टूक कि हमने क्या किया, हमने तो उस भूभाग को ही वापस लिया है जिसको हमसे ज़बरन उपनिवेशवादियों ने लिया था। तो उपनिवेशवादियों के साथ जो भी समझौता हुआ था वो एक परिस्थितियों में हुआ था, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। यदि वो हांगकांग का प्रयोग चीन को, मुख्य भूमि को भी कमज़ोर करने के लिए वहाँ साजिश रचते हैं तो हमको ये सहन नहीं हो सकता है। शी जिनपिंग ने जो एक और मौलिक उपलब्धि उनकी बहुत बड़ी है वो ये है कि उन्होंने सत्ता में आने के साथ एक वन बेल्ट वन रोड अभियान का सूत्रपात किया था, जो पुराने ऐतिहासिक रेशम राजमार्ग का पुनर्निर्माण था। और उन्होंने उस राजमार्ग को भी अपना लिया जो समुद्री राजमार्ग था, जिसे मसाला राजमार्ग कहते हैं। भारतीयों का ये मानना था कि ये उनका प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ ईसा के जन्म की
कुछ सदी पहले से ही उनका आना जाना होता था, जहाँ कई हिंदू बौद्ध राज्यों की स्थापना हुई थी, जहाँ इस्लाम भी भारत के ज़रिए पहुँचा था मलक्का की सल्तनत से होता हुआ। मगर चीनियों का ये दावा है कि मध्य युग में उनके जो एडमिरल जेंग हो थे, सेना नायक, उन्होंने यहाँ के शासकों से वसूली की थी नजराने की, और ये भी चीन का प्रभुत्व क्षेत्र था। तो अब एक पक्ष ये है कि ये जो योजना थी, पहले तो ये चीन से लेकर के मध्य एशिया के देशों तक ही फैली हुई थी, धीरे धीरे इसको एक बहुत विराट रूप दे दिया शी जिनपिंग ने, जिसमें कई अरबों डॉलर का निवेश होना है, और हर छोटे बड़े देश को जिसकी हालत खस्ता थी, चीन ने अपने ऋण के बोझ से दबा दिया है। और वो एक तरह से, जिस तरह से चूहा चूहेदानी में फंसता है, अंग्रेजी में डेट ट्रैप का मुहावरा है, उस तरह उन्होंने कई गरीब देशों को अपने चंगुल में ले लिया है। ऋण न चुका देने की स्थिति में उन्हें अपनी भूमि 100 वर्ष के लिए पट्टे पर चीन को देनी पड़ती है, और वो एक तरह से चीन के सामरिक अड्डों का स्थान हो जाता है। कहने को चीन का सामरिक अड्डा औपचारिक रूप से सिर्फ जिबूती में, उत्तरी अफ्रीका के छोर में है, पर यही उन्होंने हम्बनतोता के बंदरगाह में श्रीलंका में भी कर लिया है, और एक समय में उन्होंने पैर मालदीव में भी पसार लिए थे। ये सारी बातें ऐसी हैं जो विचारणीय हैं कि जिस तरह से बड़ी दूरदर्शिता से अपने मोर्चे बदलते हैं, लद्दाख से दक्षिणी चीनी सागर में, या दक्षिणी चीनी सागर से फिर नेपाल या श्रीलंका में, इसी तरह ये जो सौम्य राजनीति वैक्सीन वाली है, या वन बेल्ट वन रोड वाली रणनीति इनकी चीन की है, शी जिनपिंग की, इसका फायदा उनको, इसका लाभांश उनको मिलता हुआ तत्काल दिखाई दे रहा है। ये बात न केवल विचारणीय और सोचनीय है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि चीन आज इस बात को समझ रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वर्ष 2021 चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना की शताब्दी का वर्ष है। कुछ ही देर बाद चीन अपनी क्रांति की सफलता की 75वीं सालगिरह मनाएगा, और शी जिनपिंग की घोषणा बार बार कर चुके हैं कि बहुत शीघ्र वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएंगे, उसको पछाड़ देंगे, और 2035 तक शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी सारी दुनिया पर है, और उनको इस बात का भी एहसास है कि इस समय न तो चीनी रूसी वैमनस्य की कोई गुंजाइश है, न अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप की स्थिति में है, और जितने अमेरिका के संधि मित्र थे, जापान, दक्षिणी कोरिया, वो इस बारे में आश्वस्त थे कि बाइडेन किस सीमा तक उनको समर्थन देंगे। और चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान के देशों, या ऑस्ट्रेलिया हो जिसके साथ उसकी विघ्न बाधा अर्थव्यवस्था की एक बार चली थी, उसको कमोबेश संतुलित कर लिया है। भारत की घेराबंदी के उसके प्रयत्न लगभग सफल होते नजर आ रहे हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका में, खासकर नेपाल और श्रीलंका में, जिसका चर्चा हम अलग से करेंगे। पाकिस्तान का उदाहरण बिल्कुल फ़र्क है, जो पूरी तरह से दबा हुआ है चीन की उदारता पर, चीन के ऋणों पर, चीन से मिलने वाली आर्थिक और सामरिक सहायता, राजनयिक समर्थन पर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन की चुनौती अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आने वाले सप्ताहों में और महीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह स्वाभाविक ही है कि नए वर्ष में सारी दुनिया का, विश्लेषकों का, समरनीति के विद्वानों का ध्यान 3 बड़ी शक्तियों पर केंद्रित रहा है: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। मगर जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हमें अपने राष्ट्रहित के ऊपर किसी भी दूसरे राष्ट्र के हित को नहीं समझना चाहिए। भारत कोई छोटी शक्ति नहीं है, उदीयमान शक्ति है, और भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति समझना भी नादानी होगी। भले ही चीन हमेशा ये कोशिश करता है कि एशिया में उसकी तुलना में भारत दोयम दर्जे का हो, मगर भारत का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा है। और जो ये उपमहाद्वीप है, यदि उसमें आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इनको शामिल कर लें, म्यांमार को, तो भारत की आबादी, भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत की कुल क्षमता चीन से किसी भी तरह से कमतर नहीं होती है। हाँ, ये बात दीगर है कि चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसको वीटो का अधिकार प्राप्त है, मगर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता या वीटो का अधिकार कोई खास मायने नहीं रखता है, सिवाय इसके, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, स्टेटस सिंबल है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र लगभग निष्क्रिय है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों के समाधान में। मगर भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि इस वर्ष, नए वर्ष की शुरुआत में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि चीन भारत को विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है उन बहुत सारी जगहों में जहां वो
पहले दर्जे का आर्थिक दानदाता समझा जाता था, सहायता करने वाला समझा जाता था, उसकी छवि मित्र के रूप में थी। और रोटी बेटी के संबंध जैसे सांस्कृतिक संबंध उन देशों के साथ हमारे थे, मसलन नेपाल के साथ। नेपाल में यदि आप देखें तो पिछले वर्ष के अंतिम महीनों में घटनाक्रम काफ़ी शोचनीय रहा है। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनता रहा है। केपी ओली जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा चलती रही है अपनी ही पार्टी के प्रचंड के साथ। जिस समय उन्होंने सत्ता ग्रहण की थी तो समझौता ये हुआ था कि आधे कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री रहेंगे, आधे कार्यकाल में प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे। और उसके बाद ये भी तय हुआ था कि यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रचंड एक छत्र अध्यक्ष रहेंगे साम्यवादी पार्टी के, और ये ओली साहब प्रशासन का काम संभालेंगे। मगर उसमें भी जब उन्होंने समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं किया तो प्रचंड ने एक तरह से बगावत कर दी और पिछले वर्ष के अंतिम महीने में उन्होंने ओली को निष्कासित कर दिया संयुक्त साम्यवादी पार्टी नेपाल से। ओली ने एक सुझाव दिया राष्ट्रपति को संसद भंग करने का, राष्ट्रपति ने उनकी बात मान ली। इसके खिलाफ याचिका दर्ज की प्रचंड और ओली के अन्य विरोधियों ने सर्वोच्च न्यायालय में। ये याचिका अभी विचाराधीन है और कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब ये रस्साकशी चल रही थी प्रचंड के बीच में और ओली के बीच में, तो जो चीनी राजदूत नियुक्त थीं काठमांडू में वे बेहद सक्रिय थीं। कभी राष्ट्रपति से मिलती थी, कभी प्रचंड से मिलती थी, कभी ओली से मिलती थी, और उनकी गतिविधियां एक तरह से हस्तक्षेप थीं नेपाल की राजनीतिक आंतरिक प्रणाली पर। भारत ने बड़े संयम का प्रदर्शन किया है। उसने कहा है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो नेपाल का आंतरिक मामला है, वो उसको सुलझाने में वहाँ के राजनीतिक दल सक्षम होंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। ये बहुत अच्छा संतुलित दूरदर्शी राजनीतिक बयान था, मगर इससे कोई गारंटी नहीं है कि नेपाल में लोग ये न कहें कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारत से जब रॉ के अध्यक्ष वहाँ पहुँचे या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत हुई तो लोगों को लगता है कि भारत प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। भारत की कोई इच्छा ऐसा करने की नहीं है, क्योंकि भारत के हित में यही है कि नेपाल स्थिर हो, मगर नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। नेपाल में गणराज्य की स्थापना को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। माओवादियों को चुनाव के माध्यम से वहाँ सत्ता ग्रहण करने के भी का अनुभव बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता है। और साम्यवादियों के अलावा जो नेपाल में राजनीतिक हित हैं, तत्व हैं, और जो नेपाल का भौगोलिक विभाजन है जिसमें क्षेत्रीय जो असंतुलन है पहाड़ी क्षेत्र में और मधेश के तराई वाले क्षेत्र में, वो संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और जो जनजातीय हित है जिनका प्रतिनिधित्व बाउन क्षेत्रीय नहीं करते हैं, उनका भी सवाल अभी बचा रहता है। मगर यहाँ चीन ही निर्लज्ज भाव से सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, और भारत के लिए यदि कोई आशा की किरण है तो वो सिर्फ यह है कि नेपाल में भी चीन के इस निर्लज्ज हस्तक्षेप के विरुद्ध कुछ देश प्रेमी चीन की आवाज़ उठाने लगे हैं। और जिस तरह नेपाल ने घुसपैठ कर नेपाल के सीमावर्ती इलाके में भी कुछ गांव अपने अधिकार में ले लिए हैं, उसके विरुद्ध भी एक क्षोभ, संतोष का भाव नेपाल में निरंतर पनप रहा है। भारत को यहाँ संयम रखने की जरूरत है। दूसरा देश जहां भारत के लिए चिंता का विषय है वो मेरी समझ में श्रीलंका है। श्रीलंका में भारत ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया था कि कोलंबो के बंदरगाह में जो पूर्वी हिस्सा है उसके पुनर्निर्माण में, उसके सुधार में, उसके विस्तार में भारत हिस्सेदारी करेगा। इसमें भारत सहकार कर रहा था जापान के साथ। ये था कि जो श्रीलंका की सरकार है उसका 51% स्वामित्व रहेगा, जापान और भारत का 49% अधिकार उस पर रहेगा, और जापान ने 1% प्रतिवर्ष की दर से बहुत लंबे समय के लिए कई अरब डॉलर का ऋण सुलभ कराया था। तो भारत को लगता था कि जापान की उपस्थिति के कारण, जापान के आर्थिक सहकार के कारण ये सौदा भारत पटाने में समर्थ होगा। मगर अभी पिछले सप्ताह एक बहुत चिंताजनक बात सामने आई, खासकर उस समय जबकि इसी सौदे को पुख्ता करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका का दौरा कर रहे थे। उनके भारत लौटते लौटते कहाँ इस समझौते को पुख्ता करने की आशा प्रकट की जा रही थी, श्रीलंका की सरकार ने घोषणा कर दी कि इस समझौते को वो रद्द कर रही है, और भारत को ये कहने को, अनुरोध करने को मजबूर होना पड़ा है कि वो इस समझौते को रद्द न करे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, श्रीलंका की सरकार को उस पर बरकरार रहना चाहिए। इससे भी विचित्र बात यह है कि श्रीलंका की सरकार ने पहले कोलंबो ही बंदरगाह के
पश्चिमी हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए भारत के साथ समझौते की पेशकश की थी। ये करीब $1 अरब का निवेश होना था, मगर भारत ने न जाने क्यों उस समय इसे स्वीकार कर दिया और बाद में वो हिस्सा जो था वो चीन के पास चला गया। इस समय श्रीलंका की सरकार की दलील ये है कि जहां ये कार्यक्रम लागू होना है वहां जो श्रमिक संगठन है उन्होंने आपत्ति प्रकट की है, वो नहीं चाहते हैं, देश में इसके प्रति असंतोष है, वो जनमत की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अब ये बात थोड़ी विचित्र लगती है कि भारत ने क्यों $1 अरब वहां खर्च करने में संकोच किया, जब इससे कई बड़ी धनराशि वो अफगानिस्तान या अन्यत्र अमेरिका की सलाह पर लगा चुकी है। और क्यों, जब हम इस बात को जानते हैं कि उसके पूर्वी तट पर श्रीलंका के जो हम्बनतोता बंदरगाह है वो लगभग एक तरह से पूरी तरह से चीनियों के कब्जे में है। भले ही वहां आज चीन का सामरिक नौसैनिक अड्डा न बना हो, मगर वहां बाहर की किसी भी शक्ति के प्रवेश पर उसकी रोक चीन लगाने की स्थिति में है और बड़े लंबे समय के लिए वहां की भूमि का पट्टा चीन के नाम लिख दिया गया है। हम्बनटोटा जो है वो राजपक्षा परिवार की निजी जागीर जैसी निर्वाचन का क्षेत्र है, तो ये सोचना कठिन है कि इस परिवार के कुनबा परस्त शासनकाल में हम्बनतोता को संतुलित करने का जो मौका भारत को मिल रहा था वो उसने गंवा दिया है। और ऐसा कोई श्रमिक संगठन लीज पट्टे पर जमीन दिए जाने पर, विदेशी प्रवेश पर कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं करता है। ये एक तरह का राजनयिक संकेत है कि हम इस समझौते को रद्द कर रहे हैं। कठिनाई ये है कि भारत की जो दिलचस्पी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर है वो इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ी है तमिल राजनीति के साथ। इस बार भी जब जयशंकर ने दौरा श्रीलंका का किया तो उन्होंने कहा कि ये सभी पक्षों के हित में है कि तमिल अल्पसंख्यकों के संवैधानिक हितों की रक्षा की जाए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और उनके क्षेत्र के संतुलित विकास के साथ ही संपत्ति का, समृद्धि का की साझेदारी की जाए। कुल मिलाकर एक बार संकेत ये था कि भारत का हट हमेशा ही बना रहता है कि श्रीलंका अपनी आंतरिक नीतियों को आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक सिंगल बनाम तमिल के में परिभाषित न करे और भारत की परिभाषा के अनुसार एक संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नीति का पालन करे। ये बात श्रीलंका को खटकती है और कहीं ना कहीं भारत ने जो पक्षधरता दिखाई है श्रीलंका की राजनीति में वो भी हमें याद करने की जरूरत है। आज वहाँ राजपक्सा परिवार का शासन है। भारत ने इसके पहले जो उनकी पूर्ववर्ती सरकार थी उसके साथ अपने संबंध घनिष्ठ बनाए थे और कई ऐसे समझौते जो उस कार्यकाल में थे उनके अब आगे आने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि राजपक्सा जब अपदस्थ हुए थे तो उन्होंने बहुत ही अस्वाभाविक रूप से घोषणा की थी, राजनयिक घोषणा की थी कि मैं हारा इसलिए हूं कि भारत ने मेरे चुनाव में हस्तक्षेप किया है खुफिया तरीके से। राजपक्सा भारत आते रहते हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है, वो तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, वो बौद्ध आस्थावान के रूप में आते हैं, मगर लौटने के साथ उनकी नीति में परिवर्तन हो जाता है। एक और बात ध्यान में रखिए कि इस बार भी जब जयशंकर वहाँ गए तो उन्होंने उनके सामने एक फिर चुनौती थी। एकाएक फिर वो समाचार प्रकट होने लगे कि भारतीय मछुआरे यानी तमिल मछुआरे मारे जा रहे हैं श्रीलंका की नौसेना के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि हम जोर देकर इस विवाद को भी हमेशा के लिए निपटाने का प्रयत्न करेंगे और हम इसको उठाएंगे। तो हो क्या रहा है कि उस बंदरगाह की परियोजना को तो खटाई में डाला ही गया है, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं तमिल मछुआरों के या तमिल मानवाधिकारों के जिनको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा मनमुटाव ही निकट भविष्य में होने वाला है और चीन को यहाँ अपने हित और अच्छी तरह साधने का मौका मिल जाएगा। आज भले ही चीन का एकमात्र नौसैनिक अड्डा उत्तरी अफ्रीका के छोर पर जिबूती में है, मगर उसका प्रयास ये है कि वो म्यांमार हो, वो श्रीलंका हो, वहाँ उन नौसैनिक ठिकानों पर अपना कब्जा कर सके, पहले शांतिपूर्ण तरीके से बंदरगाह के पुनर्निर्माण में, जिसके बाद उसका अधिकार एक नौसैनिक शक्ति के रूप में इस इलाके पर हो जाए। इतना ही होता तो शायद भारत की मुसीबतें नहीं होती। हाल में घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो म्यांमार यानी कल के बर्मा में सेना द्वारा तख्तापलट है। अब एक तरह से आप देखें तो इसे आप तख्तापलट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1962 में जब पहली बार सेना ने तख्तापलट के बाद उन्हों को निर्वासित किया था और सत्ता ग्रहण की थी, तब से आप तक पर्दे के पीछे से सेना का ही तत्मा-2 जो वहाँ की सेना कहलाती है उसी का शासन बर्मा में म्यांमार में चलता रहा है। जब ऑंग सान सू की जेल से रिहा हुई थी
और लगभग एक दशक पहले निर्भय निष्पक्ष चुनाव जो कहे जाते थे उसमें उन्होंने सत्ता ग्रहण की। उनका जो पद था वो बड़ा विचित्र था, क्योंकि उनके पति विदेशी थे, तो विदेशी जिसका पति या पत्नी है उसको राष्ट्रपति बनने का अधिकार वहाँ नहीं है, तो उनको राज्य सलाहकार स्टेट काउंसलर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और दिखावे के लिए वो वहाँ की सत्ता प्रमुख थी, सरकार की प्रमुख थी। मगर कोई भी काम ऐसा नहीं था जो स्वेच्छा से वो कर सकें। सेना के लिए 25% सीटें आरक्षित थीं वहाँ की संसद में, और जनरलों की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसका एक उदाहरण तब था जब, और उन्होंने थोड़ी अपनी साख गंवाई जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता होने के बावजूद, जब पिछली बार आक्षेप लगे पिछले साल उनके ऊपर, बर्मा की सरकार के ऊपर वंशनाशक अभियान चलाने का रोहिंग्या मुसलमानों पर, जो राज्य विहीन नागरिकता विहीन एक तबका था। 10 लाख शरणार्थी रोहिंग्या वहाँ से बांग्लादेश में आए, कई लाख भारत में आए, और बांग्लादेश असमर्थ है उनको निभाने में मेहमान के रूप में। आज जब ये तख्ता पलट होता है और बहुसंख्यक बर्मन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सेना वहाँ आती है, तो ये एक संभावना लगभग समाप्त हो जाती है कि रोहिंग्या संकट का कोई समाधान हो सकेगा। जब पिछले वर्ष कटघरे में बर्मा की सरकार खड़ी थी, तो ऑंग सान सू की ने जब अपनी साख गंवाई हम कह रहे थे, वो ये थी कि उन्होंने जाकर बचाव किया था सरकार का विश्व अदालत में, और तब लोगों ने कहा था कि वो शायद तटस्थ भूमिका नहीं निभा रही हैं, वो जिन कारणों से उन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला था, उसके योग्य नहीं है, और उनसे पुरस्कार वापस लेने की पेशकश भी की गई थी। ये समस्या भी भारत के लिए विचारणीय है। इस सप्ताह इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कई नए विषयों के साथ, घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए, पृष्ठभूमि समेटते हुए। बहुत सारे ऐसे देश अभी बचे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान डालना साल की शुरुआत में ही बेहद ज़रूरी है, उस पृष्ठभूमि के साथ जिससे वहाँ का घटनाक्रम संचालित हो रहा है। हमें नज़र डालनी है यूरोपीय समुदाय पर, हमें नज़र डालनी है उस भूभाग पर जिसे एंग्लोस्फीयर कहते हैं, ब्रेक्सिट के बाद का ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि। हमें एक नज़र डालनी होगी निश्चित रूप से मध्य पूर्व में, जहाँ भू राजनीतिक नक्शा बदल रहा है। हमें जाना होगा अफ्रीकी महाद्वीप की ओर, और अंततः लैटिन अमेरिका में भी, जहाँ बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जहाँ संक्रमण भी हो रहा है कोविड का, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर भंडार है, और जिनकी रिश्तेदारी, सामरिक रिश्तेदारी अमेरिका के साथ भी बदल रही है और चीन के साथ भी। ये सारी चीज़ें विचारणीय हैं। हम इन सबको क्रमशः लेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।